तो चलिए बिना देरम देरी किए शुरू करते हैं। आगे बात करते हैं बैड इमोशनल इंटेलिजेंस के रीजंस के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि कुछ जेंडर इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाकी नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें से एक है फैमिली, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसे और स्पेसिफिकली बोले तो आप कैसी फैमिली में पले बड़े हैं, ये चीज भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफी हद तक अफेक्ट करती है। जिन लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है उनमें रहने वालों का इमोशनल इंटेलिजेंस काफी पुअर रहता है, खराब रहता है। इस टाइप के लोग अपने और दूसरे लोगों के इमोशंस से पूरी तरीके से अनजान होते हैं। अक्सर गुस्से से फट पड़ते हैं और अपने इमोशंस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर बैड फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से लोगों में साइकोपैथी प्रॉब्लम्स तक डेवलप हो जाती है और इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर को लैक ऑफ एम्पैथी क्लियरली डिस्क्राइब करती है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और हम सबको पता है कि साइकोपैथ्स क्या करते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे क्राइम्स करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ लोग तो फेमस सीरियल किलर्स तक बन जाते हैं, जैसे टेड बंडी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके रियल पेरेंट्स उसे अपने पेरेंट्स के घर पर छोड़ गए थे। इसीलिए टेड बंडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर पला बढ़ा, जो कि उसकी उतनी केयर नहीं करते थे। उसके ग्रैंडफादर को खास करके एक मिसफिट रोल मॉडल बोला जा सकता है, क्योंकि वो जानवरों को टॉर्चर करके खुश होते हैं और वाकई में बहुत बुरे थे। अब आप ही सोचिए इन सब चीजों का टेड बंडी के माइंड पर कैसा इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी तो हम सभी जानते हैं। टेड बंडी ने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा, जिनमें ज्यादातर कॉलेज गर्ल्स थी, और उसे कभी भी अपने किए का पछतावा ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई जिसका चाइल्डहुड खराब गुजरा हो वो एक साइकोपैथ बन जाए। असल में तो बस एक स्मॉल पोर्शन ही किसी को फुल ऑन साइकोपैथ बना सकता है, जिसका मतलब है कि जो डैमेज चाइल्डहुड में हुआ उसे बाद में रिवर्ट किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है जिनके साथ बचपन में किसी तरह का अब्यूज हुआ हो। जिन लोगों को सीरियस चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, उनके लिए ऐसी कई तरह की साइकोथेरेपीज अवेलेबल है जो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई है। साइको एनालिसिस एक ऐसी ही थेरेपी है जो हमारे पास्ट की गहराई में जाकर के काम करती है। हमने सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में आपको पहले भी बताया है और ये काफी लोगों के लिए इफेक्टिव भी है। अब आगे बात करते हैं टेम्परामेंट इज नॉट एवरीथिंग। जी हाँ, इस चैप्टर में गोलमैन ने कई सारे स्टडीज के एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें टेम्परामेंट का टॉपिक इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई इंसान किस एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करेगा। तो हमारा टेम्परामेंट काफी हद तक हमारे जीन से इन्फ्लुएंस होता है, तो इसीलिए इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यह आपके अंदर पैदाइशी होता है। बहुत पुराने टाइम से फिलोसोफर्स ने डिफरेंट पैटर्न्स के बिहेवियर नोट किए हैं जो लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही एक फिलोसोफर थे हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। उन्होंने लोगों को इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। मतलब आप खुद भी देख सकते हैं कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पहला है कॉलेरिक, यानी कि ये रिएक्ट बड़ी जल्दी करते हैं, इमोशनल होते हैं और इरिटेबल भी। इनका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई रहता है और अक्सर ये बड़े इमोशनल और सेंसिटिव मैनर में रिएक्ट करते हैं। इन्हें गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है। फिर ये इजीली शांत नहीं होते हैं। इन्हें लोगों के साथ घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद होता है। दूसरा है सैंग्विन। एक तरह से ये लोग ना कॉलेरिक्स टाइप के ही होते हैं, क्योंकि ये भी उनकी तरह एक्टिव और एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन ये जल्दी काम डाउन हो जाते हैं और इनके इमोशंस भी उतने ही इंटेंस होते हैं जितने कि कॉलेरिक्स टाइप के लोगों के, लेकिन ये कूल डाउन भी उतनी ही जल्दी होते हैं। ये काफी सोशिएबल होते हैं और दिल खोल करके हंसते हैं। तीसरा है मेलंकोलिक। इस टाइप के लोग उतने सोशिएबल नहीं होते बल्कि थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन ये सैड भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ये इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। मेलंकोलिक टाइप के लोग एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक टाइप के नहीं होते। जो भी करते हैं आराम से करते हैं और ये ज्यादा टाइम शांत रहना पसंद करते हैं। चौथा है फ्लैग्मेटिक, और ये लोग भी काफी शांत नेचर के होते हैं, हालांकि ये उतने इमोशनल या सेंसिटिव नहीं होते। अगर इन्हें गुस्सा आता भी है, जो कि बहुत ही कम बार आता है, तो ये जल्दी से मान जाते हैं। तो आपको शायद अब आइडिया मिल गया होगा कि कुछ टेम्परामेंट्स को अपनी डे टू डे लाइफ मैनेज करने के लिए बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक कॉलेरिक पर्सन हैं, यानी कि आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, फिर आप जल्दी से शांत भी नहीं होते हैं और आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो गया। तो अब अपने टेम्परामेंट की वजह से आप ओवर रिएक्ट करेंगे और शायद बहुत ही उल्टा सीधा बोल देंगे।
तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, एटलीस्ट पूरी तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। बेशक आप अपनी मिस्टेक को मानिए और सामने वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए। मेलैंकोलिक, जो कि एक सर्टेन वे में कॉलेरिक के अपोजिट है, वो भी काफी सेंसिटिव और इमोशनल है। बाहर से ये देखने में बड़े कोल्ड टाइप के लगते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स काफी स्ट्रांग होती है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि मेलैंकोलिक इमोशनललेस है और उन्हें दूसरों की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब मान लीजिए आप मेलैंकोलिक टाइप के हैं और आप एक डेट पर गए हैं। अब क्योंकि आप थोड़े से शर्मीले हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि अपनी डेट से क्या बात की जाए, कहां से शुरू की जाए, और आपको बाद में रियलाइज होता है कि आपका डेट आपके बारे में ये सोचता है कि आप उसे पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस वाला मेलैंकोलिक दूसरों को अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्लेन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, मुद्दा मामला ऐसा है, कंक्लूजन ये निकलता है इस किताब का कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, उसको समराइज करें, तो सबसे पहले है इमोशंस। हमारी लाइफ का एक सेकंड भी इमोशन के बिना नहीं गुजरता। ये हमारी लाइफ का एक क्रूशियल पार्ट है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और हमारे थॉट्स, जिसका मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस नॉर्मल इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा है ब्रेन एंड इमोशंस। डैनियल गोलमैन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, जिन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। उन्होंने एक चीज देखी कि हमारे ब्रेन में इमोशंस बड़े डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं। और ऐसा होता है कि जो पार्ट इमोशंस को कंट्रोल करता है, ब्रेन का काफी ओल्ड पार्ट होता है, इतना ओल्ड की ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। उनके होने की एक वजह जरूर है। तीसरा है कि नोइंग वंस इमोशंस। बहुत से लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम सब कभी ना कभी किसी बात को लेकर के जेलस फील करते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। चौथा है इमोशनल मैनेजमेंट। हालांकि ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। और ज्यादा स्पेसिफिक वे में बोलूं तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। पांचवा है मोटिवेट योरसेल्फ। इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद को टाइम टू टाइम पर रिवॉर्ड देते रहे, लेकिन इस चक्कर में ओवर द टॉप ना चले जाएं, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं, उन्हें आदत लग जाती है। रिवॉर्ड आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, याद रखें। ये तो बस आपको आपके गोल में मोटिवेट करता है। और आगे है एम्पैथी। ये एक कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम इसके बिना नहीं रह सकते। फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इंडिफरेंट होते जा रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ तो आजकल वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है और लोग टीवी वगैरह में इतना ज्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों की तकलीफ को देख करके भी लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये चीज बहुत ही डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अपने अंदर एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर के एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां होने के चांसेस हर रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को सही ढंग से सुलझा दिया जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, इन सभी बातों के साथ, इन सभी मेथड्स के साथ ये समरी इमोशनल इंटेलिजेंस यहीं पर खत्म होती है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा कि ये समरी आपको कैसी लगी और इस समरी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, या फिर इस समरी में से कौन सी बात आप फॉलो करने जा रहे हैं। जल्दी से लिख भेजिए और कौन सी समरी आगे सुनना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए।